अपने प्रशांत महासागर की, अटलांटिक महासागर की धाराएं पढ़ चुके थे। आज अपने पढ़ेंगे प्रशांत महासागर की धाराएं। तो देखिए, पिछली क्लास में देखा था अपने कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ऊपर इस प्रकार से धाराएं चल रही थी। ये धाराएं चलती है आपकी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से। जब ये जल यहाँ का व्यापारिक पवनों के संपर्क में आता है तो ये जल पूर्व से पश्चिम की ओर गति करने लगता है इस प्रकार से। और इसके एक बीच में धारा चलती है प्रति विषुवत रेखीय धारा। प्रति विषुवत रेखीय धारा। ये जो उत्तरी गोलार्ध में धारा चल रही है इसको तो अपने बोलते हैं उत्तरी प्रशांत विषुवत रेखीय धारा। और जो नीचे चल रही है इसको बोलते हैं दक्षिणी प्रशांत विषुवत रेखीय धारा। इन दोनों धाराओं की उत्पत्ति होती है आपके व्यापारिक पवनों के संपर्क में आने से। यहाँ पे है आपका फिलीपीन द्वीप और ये है आपका इंडोनेशिया। जैसे ये धारा फिलीपीन द्वीप से टकराती है तो ये दो भागों में बंट जाती है। जो फिलीपीन द्वीप के पूर्व में बहती है वो तो है क्यूरोशियो की धारा। क्यूरोशियो की धारा। और जो इधर चल रही है इसके पश्चिम में, उस धारा का नाम है सुसीमा की धारा। सुसीमा की धारा। दोनों ही धाराएं गर्म हैं। ये धाराएं दोनों आगे चलती है इस प्रकार से। और जब ये यहाँ पर पछुआ पवनों के संपर्क में आती है तो पछुआ पवनों के संपर्क में आने से ये पश्चिम से पूर्व की ओर एक ड्रिफ्ट यानी प्रवाह के रूप में गति करने लगती है। यहाँ से बेरिंग जल डमरू से एक ठंडी जलधारा आती है। जिसका नाम है ओयोशियो की धारा। ओयोशियो की धारा ठंडी धारा है। ये बेरिंग जल संधि से ये आती है। यहाँ पे जो आपका भाग है ये है आपका ओखोटस सागर। इस ओखोटस सागर से एक ठंडी धारा उत्पन्न होती है और वो यहाँ पर आर्कटिक जापान के पूर्वी भाग से आते हुए ये ओयोशियो की धारा में मिल जाती है। तो ये जो धारा है इस धारा को बोलते हैं ओखोटस की धारा या क्यूराइल की धारा। ओखोटस या क्यूराइल की धारा ये भी ठंडी धारा है। उसके बाद ये जो धारा चल रही है इस धारा को बोलते हैं उत्तरी प्रशांत प्रवाह। और ये उत्तरी प्रशांत प्रवाह दो भागों में बंट जाता है आगे। एक धारा इसकी इस प्रकार से अलास्का की खाड़ी के अंदर इस प्रकार से वामावर्त है वो घूमने लगती है। तो इसको बोलते हैं अलास्का की धारा या इसे ब्रिटिश कोलंबिया की धारा भी कहा जाता है। अलास्का की धारा या ब्रिटिश कोलंबिया की धारा। और दूसरा भाग इसका इस प्रकार से कैलिफोर्निया के समांतर चलता हुआ नीचे की ओर आ जाता है। यहाँ पे आपका क्षेत्र है कैलिफोर्निया और इसका नाम पड़ गया आपकी कैलिफोर्निया की धारा। ये जो कैलिफोर्निया की धारा है ये अपवेलिंग या उद्वेलन के कारण
ठंडी है और यहाँ पर ये कैलिफोर्निया मरुस्थल का निर्माण करती है। तो ये सिंपल सी थोड़ी सी धाराएं थी आपकी उत्तरी प्रशांत महासागर की। कोई खास नहीं है, बस आपको धाराएं ध्यान रखनी है कौन सी गर्म है और कौन सी ठंडी है। ये दोबारा देखें, इसको रिपीट करें। ये उत्तरी विषुवत रेखीय, उत्तरी प्रशांत विषुवत रेखीय धारा है जो आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। उसके बाद ये धारा आपकी यहाँ पे फिलीपीन द्वीप के पास दो भागों में बंट जाती है। फिलीपीन द्वीप के जो पूर्वी भाग में चलती है उसको बोलते हैं क्यूरोशियो की धारा, और जो इसके पश्चिम भाग में चलती है उसको बोलते हैं सुशिमा की धारा। ये दोनों धाराएं एक होकर इस प्रकार से पूर्व की ओर चलती हैं। उसके बाद यहाँ पे है बेरिंग जल डमरू या बेरिंग जल संधि। वहाँ से आपकी एक ठंडी जल धारा नीचे की ओर आती है जिसका नाम है ओयोशियो की ठंडी जल धारा। इधर आपके ओखोटस सागर है, इस ओखोटस सागर से ठंडी धारा उत्पन्न होती है और यहाँ पे सखालिन प्रायद्वीप के समांतर सारे ये चलकर जापान के पास या होक्काइडो द्वीप के पास ये इस ओयोशियो की धारा में मिल जाती है। इसका नाम है ओखोटस की धारा या क्यूराइल की धारा। उसके बाद जो उत्तरी प्रशांत प्रवाह है वो आपका फिर से दो भागों में बन जाता है। एक प्रवाह है आपका इस प्रकार से पूर्वावर्त गति वामावर्त गति करते हुए अलास्का की खाड़ी में घूमने लगती है जिसका नाम है अलास्का की धारा या ब्रिटिश कोलंबिया की धारा। इसके बाद नीचे की जो धारा आती है उसका नाम है आपका कैलिफोर्निया की धारा और ये कैलिफोर्निया मरुस्थल का निर्माण करती है। उसके बाद नीचे देखिए अपनी ये जो ऑस्ट्रेलिया के समांतर इस प्रकार से धारा चलती है पूर्वी भाग में, तो इसको बोल देते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। और यही धारा जब आगे पछुआ पवनों के संपर्क में आती है तो इसका प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर होने लगता है। तो इस जो पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है इसको बोलते हैं दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। ये एक प्रकार से ठंडी जल धारा है और ये यहाँ पे टकराती है आपके पेरू के तट से, तो इसको बोलते हैं अपनी पेरू की धारा। और इस पेरू की धारा की जो खोज है वो आपके की थी हम्बोल्ट ने, यानी अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने। तो इस धारा का नाम हम्बोल्ट की धारा भी कह सकते हैं, हम्बोल्ट की धारा। और ये हम्बोल्ट की ठंडी धारा है, ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलते हुए वापस दक्षिणी प्रशांत विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है। ये जो धारा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा नीचे की ओर आती है, आने के बाद जब ये धारा पछुआ पवनों के संपर्क में आएगी, संपर्क में आने से ये दक्षिणी प्रशांत प्रवाह के रूप में आगे की ओर बढ़ेगी। फिर ये पेरू के तट से टकराएगी, टकराने के बाद इस धारा का नाम पड़ जाएगा आपका पेरू की धारा या हम्बोल्ट की ठंडी जल धारा। और ये आपके वापस यहाँ से गति करते हुए वो दक्षिणी प्रशांत विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है। तो ये सिंपल सी धाराएं थी आपकी प्रशांत महासागर की। इसमें आपको ध्यान रखना है ओखोटस की धारा ये ठंडी है, ओयोशियो की धारा ठंडी है, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह ठंडा है ये, और पेरू की हम्बोल्ट की धारा ये भी क्या है, ठंडी है। इनमें से भी तुलना करवाएंगे ठंडी कौन सी है और गर्म कौन सी है। इसमें जो प्रश्न आने वाला टॉपिक है वो है आगे दक्षिणी दोलन। वो देखो क्या होता है, ज्यादातर प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं दक्षिणी दोलन में से। दक्षिणी दोलन कहते क्या है, किसे कहते हैं? तो देखिए प्रशांत महासागर के पूर्वी तट और पश्चिमी तट या किनारे पर
जो वायु दाब में परिवर्तन की स्थितियां बनती है या वायु दाब में परिवर्तन होता है तो उसे बोलते हैं दक्षिणी दोलन। जो दक्षिणी दोलन है यह भारतीय मानसून के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दक्षिणी दोलन में दो प्रकार का परिवर्तन होता है, एक है आपके गर्म जल धारा के रूप में और एक है आपका ठंडी जल धारा के रूप में। सामान्य स्थिति देखें अपनी ला लीनो की, जो कि आपकी क्या है, ठंडी धारा है। ला लीनो की बात करें, जब ला लीनो की स्थिति बनती है तब आपके प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर स्थिति रहती है हाई प्रेशर की, यानी उच्च वायु दाब की, और इस वाले भाग में आपकी रहती है लो प्रेशर यानी निम्न वायु दाब। इसी के कारण ये धाराएं हैं वो पौने हैं वो आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। इस प्रकार से एक सर्किल पूरा करती है अपनी। ये जो इसने एक सर्किल पूरा किया है, इस सर्किल को बोलते हैं वाकर परिसंचरण। इसको बोलते हैं वाकर परिसंचरण। ये स्थिति बनती है आपकी ला लीनो में। जब ला लीनो की स्थिति होती है तो भारतीय मानसून है वो प्रबल रहता है, अच्छी वर्षा होती है मानसून की। इसकी विपरीत दूसरी धारा की बात करें अपने गर्म धारा की, जिसका नाम है अल लीनो, यानी ये एक प्रकार से है आपकी गर्म धारा। जब एल नीनो की बात करें, ये एल नीनो आपकी 3 से लेके 8 वर्ष के अंतराल में एक बार आती है। 3 से लेके 8 वर्ष के अंतराल में एक बार आती है। औसतन रूप से देखा जाए हर 5 वर्ष बाद में उत्पन्न होती है। हर 5 वर्ष बाद में ये उत्पन्न होती है। इसके उत्पन्न होने का कारण है वायुमंडलीय परिघटना, यानी वायुमंडल के अंदर एक ऐसी घटना घटित होती है जिसके कारण हर 5 वर्ष या इसके आसपास औसतन वर्ष के रूप में ये एल नीनो की धारा है वो उत्पन्न होती है। जब ये एल नीनो की धारा इस तट पर उत्पन्न होती है प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर, तो ये जो वायु दाब है उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे पहले यहाँ पे हाई प्रेशर था, अब आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा, यानी कम वायु दाब। और यहाँ पर लो प्रेशर था तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। और इसी के कारण आपकी धाराएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगेगी। जब इस प्रकार के वाकर परिसंचरण का निर्माण होता है तब भारतीय मानसून कमजोर हो जाता है। ये अपने कह सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो कमजोर हो जाता है और भारत में वर्षा की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। जब आपके एल नीनो की स्थिति बनती है तब राजस्थान में वर्षा मानसून के समय में बिल्कुल भी नहीं होती। जब आप पढ़ोगे इसका हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनने का कारण पढ़ोगे आप, जब भारत में मानसून या जलवायु पढ़ोगे तो भारत के अंदर टॉपिक आएगा मानसून की उत्पत्ति। उस उत्पत्ति के अंदर एक सिद्धांत आता है आपका मोनेक्स सिद्धांत। ये भारत और रूस का संयुक्त सिद्धांत था जो भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए चलाया गया था, उत्पत्ति को जानने के लिए चलाया गया था। उस सिद्धांत में ये कहा गया है कि यहाँ पे जो आपकी कैलिफोर्निया की धारा है, ये धारा गर्म होकर 5 या 6 वर्ष के अंतराल में गर्म होकर तीव्र गति से, यानी कि गर्म होकर ये प्रबल हो जाती है और तीव्र गति से ये पेरू के तट की ओर प्रवाहित होती है। प्रवाहित होने के कारण जो नीचे आपकी हम्बोल्ट की जलधारा है, उस हम्बोल्ट की जलधारा को ये पीछे की ओर धकेल देती है इस प्रकार से। तो पीछे की ओर धकेलने के कारण यहाँ पर गर्म जल का, यानी गर्म जल धारा का प्रभाव विद्यमान हो जाता है और पेरू के तट पर यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ पे वो धकेल देता है और ये हम्बोल्ट की धारा इसको पीछे की ओर धकेल देता है, तो यहाँ पे ठंडी धारा का प्रभाव होने के कारण यहाँ पे आपका हाई प्रेशर बन जाता है और यहाँ पे आपका लो प्रेशर बन जाता है, जिससे आपके एल नीनो की स्थिति है वो उत्पन्न होती है। और इसी के कारण जब धाराएं हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलने लगती है और भारतीय मानसून है वो कमजोर हो जाता है।
जब इस एलिनो का प्रभाव समाप्त होता है तो वापस लालिनो धारा है वो विद्यमान हो जाती है, ये पीछे की ओर हट जाती है और ये हम वोल्ट की धारा है वो यहाँ से वापस पेरू के तट की ओर बहने लगती है। तो ये ठंडा जल सारा आगे की ओर चला जाएगा, यहाँ से ये गर्म जल आ जाएगा वापस और यहाँ पे आपका लो प्रेशर बन जाएगा और इधर आपका हाई प्रेशर बन जाएगा और ये फिर धारा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलने लगेगी, जिससे भारतीय मानसून है वो प्रबल होगा। उसके बाद इसमें से देखें कुछ क्वेश्चन अपने। ये जो एल नीनो की धारा है, एल नीनो की जो गर्म धारा है ये आपकी आती है 25 दिसंबर के आसपास, इसलिए इसे येन शिशु के नाम से भी जाना जाता है। यानी 25 दिसंबर के आसपास ही आती है और इसको येन शिशु के नाम से जाना जाता है। दूसरा लालिनो की बात करें, इस लालिनो को अल लीनो की छोटी बहन कहा जाता है, यानी लालिनो को अल लीनो की छोटी बहन कहा जाता है। इसके बाद आपका एक प्रश्न और आता है यहाँ से, जब आपका दक्षिणी दोलन प्लस में एल नीनो, यानी दक्षिणी दोलन के अंदर जब एल नीनो की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब इसको संयुक्त रूप से बोलते हैं एनसो। ये इंपॉर्टेंट, कई बार पूछते हैं एनसो की स्थिति उत्पन्न होती है, दक्षिणी दोलन प्लस एल नीनो, ला नीनो, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिणी दोलन प्लस में एल नीनो का प्रभाव, ये दोनों मिलकर आपस में क्या कहलाते हैं, एनसो कहलाते हैं। यहाँ से प्रश्न आता है आपका लो प्रेशर और हाई प्रेशर का। इसमें से प्रश्न पूछते हैं एल नीनो की स्थिति में प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग पर वायु दाब की प्रकृति रहती है, यानी लालिनो के ऊपर। लालिनो की स्थिति के अंदर प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग पर कौन सी स्थिति रहेगी आपकी, हाई प्रेशर की। और जब एल नीनो की बात करेंगे तो एल नीनो की जो स्थिति के कारण स्थिति में इस भाग पर कैसा प्रेशर रहेगा, लो प्रेशर रहेगा और इस वाले भाग पे क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। ये इस प्रकार से धाराओं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये अपना दूसरा टॉपिक पूरा हो गया, प्रशांत महासागर की धाराएं। कल अपने पढ़ेंगे हिंद महासागर की धाराएं। धन्यवाद।